Hello everyone, welcome to AWS. Today we will discuss our current affairs module for 13th of May. 13 मई के लिए हम आज डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। कंटेंट की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ओके, नाउ ये हमारा कंटेंट है आज के लिए। दिस आवर कंटेंट फॉर टुडे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंडिया नेपाल डिस्प्यूट ओवर काला पानी। ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। 1816 ओके। नाउ जो हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा वो होगा पेंगोंग सो लेक। पेंगोंग सो लेक लद्दाख रीजन में है। ओके, यहाँ पर चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स देखे गए थे, तो वो आज डिस्कस करेंगे। तीसरा टॉपिक है कि सोहराय खोवर पेंटिंग एंड तेलिया रूमाल, ये दो हैंडीक्राफ्ट्स हैं। सोहराय खोवर इज़ फ्रॉम झारखंड एंड तेलिया रूमाल इज़ फ्रॉम तेलंगाना। ओके, तेलंगाना। फिर हम डिस्कस करेंगे स्पायरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। स्पायरुलिना को हम सुपर फूड के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो ग्राउंडनट चिक्की है वो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ने बनाई है। ओके, फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा चैम्पियंस पोर्टल, जो कि इंडियन एमएसएमईज के लिए बनाया है। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ओके, इन द टाइम ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये बनाई है WEF ने। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आत्मनिर्भर भारत अभियान। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज ICMR टू कंडक्ट हाउस होल्ड सर्वे। ICMR हाउस होल्ड सर्वेज जो अभी तक कंडक्ट किए हैं वो सारे, और जो अभी कंडक्ट कर रहा है वो। फिर हमारे प्रधानमंत्री ने जैसे परसों 20 लाख करोड़ का एक इकोनॉमिक पैकेज दिया था, वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक जो है वो इंडिया नेपाल डिस्प्यूट के ऊपर है, जो कि काला पानी के लेके हुआ है। ओके, सो बेसिकली इंडिया ने एक रोड बनाई है जिस कॉल्ड द हिमालयन लिंक रोड। ओके, ये इस डिस्प्यूटेड टेरिटरी काला पानी से होके पास होती है। नाउ एक ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 में बिटवीन द किंगडम ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो इस ट्रीटी में क्या हुआ था कि जो महाकाली रिवर है, मखाली रिवर, काली रिवर भी उसको कहते हैं, काली रिवर, इस रिवर को डिमार्केट किया था इंडिया और नेपाल की बाउंड्री के लिए। दिस रिवर वाज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, नाउ कंटेंशन क्या है? कंटेंशन ये है कि जो काली रिवर है, इंडिया क्लेम करता है कि वो काली रिवर निकलती है काला पानी से, क्योंकि यहाँ बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मीट होती हैं विच मेक्स द काली रिवर बेसिकली ऑन काला पानी। ओके, और नेपाल ये क्लेम करता है कि जो काली रिवर है वो लिपुलेख पास से ऑरिजिनेट करती है। लिपुलेख पास, लिपुलेख पास थोड़ा और ऊपर है, जहाँ से काली की जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो आती है। ओके, तो ये कंटेंशन है। नेपाल कहता है कि काला पानी उसकी टेरिटरी में है, जबकि इंडिया मानता है कि जो काला पानी है वो उसकी टेरिटरी में है। और अब इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है? काला पानी जो है वो इंडिया, चाइना, नेपाल, इनके ट्राई जंक्शन पे लोकेट करता है, तो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। ओके, वाई इज इट अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट? इट इज़ स्ट्रेटेजिक बिकॉज ये चाइनीज़ ट्रूप मॉनिटरिंग में काम करता है। ओके, ये जो लिंक रोड इंडिया ने बनाई है, इट इज़ वन ऑफ द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट फीजिबल ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दिस यू शुड रिमेंबर। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पेंगोंग सो लेक। ओके, सो व्हाट्स द कॉन्टेक्स्ट? अभी हाल ही में चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स बॉर्डर के पास देखे गए, तो एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ओवर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर एरिया ऑफ 1996। 1996 में ये एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 10 किलोमीटर के आसपास नहीं उड़ना चाहिए। ओके, नाउ अभी चाइनीज़ हेलीकॉप्टर्स दिखे हैं तो ये वायलेशन हुआ इस ट्रीटी का। ओके, नाउ व्हाट इज़ पेंगोंग सो लेक एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? इट्स अ ट्रांसबाउंडरी लेक।
ट्रांस बाउंड्री, ये चाइना और इंडिया दोनों रीजन में बिलोंग करती है। चाइना का जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है उसमें ये लेक बिलोंग करती है। 60% ऑफ दिस लेक इज़ इन द तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन। नाउ ये एक एंडोर हाइक लेक है। एंडोर हाइक लेक क्या होती है? जिसका कोई आउटलेट नहीं होता, इसका कोई आउटलेट नहीं है। फॉर्मरली ये ट्रिब्यूटरी हुआ करती थी श्योक रिवर की, बट उसकी डैमिंग हो गई है, एक डैम बन गया है जैसा कि आप देख सकते हैं ये। तो ये नेचुरल डैमिंग हो गई है, यहाँ से पानी रुक गया है, तो अब इसका कोई आउटलेट नहीं है। एंडोर हाइक लेक बन चुकी है ये। ओके, अभी ये प्रोसेस में है कि इसको रामसर कन्वेंशन में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया जाने वाला है। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी सोहराई खोवर पेंटिंग और तेलिया रुमाल। ओके, सोहराई खोवर पेंटिंग है झारखंड की, ये करती हैं ट्राइबल वुमेन ऑफ द हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट। पहले हज़ारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होती थी, लेकिन अब ये काफ़ी सारे आपको जगहों पे मिलेगी झारखंड में, जैसे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पे मिल जाएगी आपको, या बहुत सारी जगह ये होती है आजकल। ध्यान रखने वाली बात इसमें ये है कि ये एक म्यूरल है। म्यूरल मतलब जो दीवारों पे पेंट की जाती है। रिचुअलिस्टिक होती है ये, मतलब रिलीजियस आइकोनोग्राफी शो करती है। आपको इसमें काफ़ी सारे रिलीजियस थीम्स मिलेंगे। इसको लोकल हार्वेस्ट के टाइम पे, मैरिज सीजन्स के टाइम पे, लोकल नेचुरली अवेलेबल सॉइल्स जो कि तरह तरह के कलर्स की होती हैं उनके थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, ये लाइंस होती हैं, इसमें डॉट्स होते हैं, एनिमल फिगरीन्स होते हैं, प्लांट्स और काफ़ी सारे रिलीजियस डिपिक्शन जैसे मैंने बताया उनको शो करती है। और तेलिया रुमाल क्या है? तेलिया रुमाल तेलंगाना में बनाया जाता है। लेट मी राइट इट डाउन, ऑल्सो राइट इट समवेयर, नॉट रिटन हियर। ये तेलंगाना का हैंडीक्राफ्ट है। ये इसको हैंडमेड वर्क होता है ये, जो कि कॉटन लूम विच डिस्प्लेज अ वैरायटी ऑफ डिज़ाइन इन 3 पर्टिकुलर कलर्स। इसमें 3 ही कलर बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, जो है रेड, ब्लैक एंड वाइट। ओके, नाउ ये ट्रेडिशनल हैंडलूम से ही प्रिपेयर किया जाता है, कोई भी मैकेनिकल लूम इसमें काम नहीं करता है। दिस वन थिंग शुड बी रिमेंबर। ओके, नाउ पहले निज़ाम के कोर्ट में काफ़ी सारे ऑफिसर्स और जो लेडीज़ होती थी वो इसका बहुत यूज़ किया करती थी। चिट्टू की तेलिया रुमाल एज अ सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटस। ओके, ऑल्सो इट वॉज वॉर्न बाय द प्रिंसेसेस एज वेल्स। जो पर्दा होता था जिससे मुंह ढका जाता था, उसको उसमें ये यूज़ किया जाता था तेलिया रुमाल। ओके, तो यू कैन यूज़ इट एज अ फॉर्डर पॉइंट इन ऐसे और एनी आंसर कि हाउ हमारा जो हैंडीक्राफ्ट है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ, कि जो पेट्रोनेज थी वो ख़त्म हो गई समहाउ। ओके, नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। द कॉन्टेक्स्ट ये है कि इन दोनों को जीआई टैग दिया गया है ओके रिसेंटली। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा स्पायरुलिना ग्राउंडनट चिक्की। ये चिक्की किसने बनाई है? सो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच इज़ अ मैसूरू बेस्ड इंस्टीट्यूट, उसने ये चिक्की बनाई है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे हैं कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगी, आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देगी, सच एज विटामिन सी। ओके, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन एक्सेट्रा। आपको खूब बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इससे मिलेंगे, विटामिन ए, बीटा कैरोटीन और इजीली डाइजेस्टिबल एल्गल प्रोटीन। एल्गी में बहुत प्रोटीन होता है, तो एल्गल प्रोटीन्स भी आपको इससे मिलते हैं। अदर न्यूट्रिशियस स्नैक्स जो कि CFTRI ने बनाया है वो है न्यूट्री मैंगो फ्रूट बार और कार्डमम फ्लेवर्ड वाटर। ना स्पायरुलिना क्या होता है? व्हाट इज स्पायरुलिना? इट्स एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर दोनों में ग्रो करता है। इट्स अ टाइप ऑफ साइनोबैक्टीरिया विच इज़ अ सिंगल सेल्ड माइक्रोब। ओके, और इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ द सेम थिंग। और क्योंकि ये एल्गी है, इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन एनर्जी फ्रॉम सनलाइट वाया प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। नाउ विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा चैम्पियंस पोर्टल फॉर इंडियन MSMEs। सो चैम्पियंस का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये एक पोर्टल है जो कि बनाया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ओके,
जो कि असिस्ट करेगा इंडियन एमएसएमईज को टू मार्च इनटू द बिग लीग एज ग्लोबल चैम्पियंस। ये इनको बड़ा होने में, डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा। नाउ इट्स अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रोल रूम कम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। It works on the hub and spoke model. Now what is hub and spoke model? This you can see it here. Okay, here. हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है? ये आपका हब है, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री होगी या कोई भी ऑफिस हो सकता है। नाउ स्पोक्स आर वेरियस स्टेट ऑफिसेस या सब नेशनल ऑफिसेस, सब नेशनल ऑफिसेस। ओके, तो ये इस पैटर्न पे काम करता है। एक आपका सेंट्रल ऑफिस होगा, फिर उसके बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स में ऑफिसेज होंगे। नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इस पोर्टल के? फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ टू हेल्प एमएसएमईज इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। ओके, दिस इज क्वाइट सेल्फ एक्सप्लेन। नाउ द सेकंड इज हेल्प देम कैप्चर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड पीपीई। देखिए कोविड-19 चल रहा है, बहुत सारे अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम पे पीपीईज़ की कमी है, मेडिकल किट्स की, और बाकी सारे मेडिकल डिवाइसेस की भी कमी है। तो अगर ये हम कैप्चर करते हैं मार्केट, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर इंडस्ट्रीज। ओके, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे जो ब्राइट एमएसएमईज होंगी और उनको डाइवर्सिफाई करने में हेल्प करेगा ये पोर्टल। नाउ इसमें टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ हुई है? इट इज़ क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एट नो कॉस्ट। ओके, in addition to the ICT tools, it includes data analytics and machine learning and also artificial intelligence. So ये fully integrated है with CPGRAM। CPGRAMs क्या है? CPGRAMs सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रीवेंस पोर्टल है, जहाँ पे आप अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। So it is fully integrated with CPGRAMs and MSMEs मिनिस्ट्रीज ओन अदर वेब बेस्ड मैकेनिज्म। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द टाइम ऑफ कोविड-19। नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? व्हाट इज फेडरलिज्म? फर्स्ट, फेडरलिज्म क्या है? तो केसी वेयर, ये बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, इनने डेफिनेशन दी है, फेडरलिज्म सिग्निफाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन देयर ओन स्फीयर्स। सो इसका मतलब ये है कि दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों की अपनी अपनी पावर्स होती हैं बेसिकली। नाउ इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, केशवानंद भारती जो जजमेंट था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था। तो हमारा जो फेडरलिज्म है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। नाउ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑपरेशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड द पार्शियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स अपॉन पेमेंट्स फ्रॉम द सेंटर। पार्शियल डिपेंडेंस मतलब वो इंडिपेंडेंट हैं लेकिन थोड़ा पेमेंट उनको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, इसलिए पार्शियल डिपेंडेंस होता है। और जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, इसमें जो स्टेट के साथ कंसल्टेशन है वो मैंडेटरी है। आपको पहले एक नेशनल प्लान बनाना पड़ता है, वो नेशनल प्लान आपका गाइडिंग डॉक्यूमेंट होता है। ओके, इस नेशनल प्लान में आपको स्टेट्स के साथ कंसल्ट करना पड़ता है। कंसल्टेशन विद स्टेट्स इज़ कंपलसरी। ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ही दिया है कि आपको स्टेट के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ और इस नेशनल प्लान के बनने के बाद आप जो सेंटर है वो बाइंडिंग गाइडलाइंस दे सकता है स्टेट्स को, बट कंसल्ट करने के बाद। अब हुआ क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने नेशनल प्लान नहीं बनाया। ओके, नेशनल प्लान नहीं बनाया और जो बाइंडिंग गाइडलाइंस हैं वो स्टेट्स को दे दी। तो इसका मतलब देयर इज़ अ लैक ऑफ कंसल्टेशन। स्टेट्स को ही हर चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है इन द लास्ट, बट उनके साथ कंसल्ट ही नहीं किया तो उनको इन्फोर्स करने में बहुत दिक्कत आई थी। दूसरी चीज़ ये है कि फ़ंड्स की बहुत शॉर्टेज है हमारे पास। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास फंड्स बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आप पीएम रिलीफ फंड में अगर पैसा देते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको एग्जेम्पशंस मिलता है, लेकिन ऐसी कोई एग्जेम्पशन आपको चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने पे नहीं मिलती है। ये वन ऑफ द कंटेंशंस है कि इस रिलीफ फंड में भी डोनेट करने पे आपको CSR एग्जेम्पशंस देने चाहिए। तो
इसलिए फंड में अभी तक कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। दूसरा, रेवेन्यूज स्टेट्स के बहुत डाउन हो चुके हैं, पूरे मार्केट बंद हैं, लिकर शॉप्स अभी तक बंद थी, अभी कुछ दिनों पहले ही खुली हैं, तो स्टेट के जो रेवेन्यू है वो बहुत नीचे है, तो फंड बहुत कम है स्टेट्स के पास। और अल्टीमेट जो इम्प्लीमेंटेशन पावर होती है वो स्टेट्स की ही होती है, सब कुछ उन्हीं को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उन्हीं को हैंडल करना पड़ता है। अब अगर पैसा नहीं होगा तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो यही पूरा फंडा है कि अगर आपको स्टेट्स के साथ काम करना है तो उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। नाउ कंक्लूड क्या किया है कि कीपिंग द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अलाइव whether in consultation with the states or taking care of their finances is essential as the country is fighting with the pandemic. Okay, this is quite self-explanatory. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये किसने निकाला है, तो ये रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, WEF ने। नाउ कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। इंडिया की पोजीशन इसमें 74th है। ओके, और जो इसमें इंडिया ने बल्क प्रोक्योरमेंट किया LED बल्ब्स का, उसको बहुत सराहा गया, उसको बहुत प्रेस किया गया है। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल इसमें टॉप किया गया है। ओके, इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है किस इंडेक्स पे, एनर्जी सिक्योरिटी पे, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे। ओके, तो ये दो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और इंडिया का जो LED बल्ब्स वाला जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी प्रेस किया गया है इस रिपोर्ट में। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान। अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही इसको लॉन्च किया है। तो ये क्या है बेसिकली, इसमें भारत सरकार की सेक्टर्स को सपोर्ट करेगी। क्या क्या हैं की सेक्टर्स, लेट अस सी। इट्स टैक्स पेयर्स, फार्मर्स, लेबरर्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड MSMEs एक्सेट्रा। ओके, आपने कभी गौर किया कि MSMEs पे इतना फोकस क्यों किया जाता है? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट, व्हाई MSMEs आर गिवन so much emphasis and so much attention? क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ आवर जॉब्स जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में है, मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स MSMEs ही जनरेट करती हैं। ओके, तो इसका मेन एम क्या है, सो दैट इंडिया कैन बिकम सेल्फ रिलायंट। ओके, नाउ ये RBI ने जो कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करना मार्केट में, मोरेटोरियम लगाया है लोन्स पे जिससे कि पैसा बना रहे मार्केट में, तो वो सबको भी अचीव करने में हेल्प करेगा। ना एक वोकल फॉर लोकल ये स्लोगन दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसका मतलब है कि ये नॉट ओनली स्ट्रेंथन करेगा हमने लोकल सप्लाई को, लेकिन और ये प्रमोट भी करेगा लोकली प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स को। तो गो लोकल। ओके, स्वदेशी चीज़ें खरीदें और यूज़ करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ICMR कंडक्ट कर रहा है एक हाउस होल्ड सर्वे। अब इस हाउस होल्ड सर्वे में क्या है कि ये एंटीबॉडी टेस्टिंग है। ओके, मैंने आपको बताया था कि एलाइसा एक टेस्ट है जिसमें IgG एंटीबॉडी टेस्ट की जाती हैं। ओके, सो एंटीबॉडी टेस्टिंग ये 24,000 एडल्ट्स को टेस्ट करेंगे इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट 10 हेल्थ फैसिलिटीज़ विल बी एम्प्लॉयड। ओके, 10 health facilities will be employed in every district. Out of these 10 facilities, 6 will be public facilities and 4 will be private healthcare sector. Okay, now individual from all the district will be randomly tested. Randomly select करेंगे और उनका टेस्ट करेंगे. Also the persons that do not have influenza like illness are also to be selected. जिनको इन्फ्लुएंजा लाइक सिकनेस नहीं है उन्हीं को टेस्ट किया जाएगा इस हाउस होल्ड सर्वे में। वाई? बिकॉज इन्फ्लुएंजा सिम्टम्स वाले लोगों को पहले ही टेस्ट किया जा चुका है, पहले ही इस पर काफ़ी रिसर्च चल चुकी है। नाउ ICMR ने पहले भी एक सर्वे किया था जिसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस और द सारी सर्वे। ओके, एक और सर्वे था सीरो सर्वे, ये एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच था। इसमें 10 क्लस्टर्स सेलेक्ट किए थे, एवरी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्टेड, उसमें 400 रैंडम हाउस होल्ड सेलेक्ट किए, हर क्लस्टर में 400 रैंडम हाउस होल्ड्स को सेलेक्ट किया गया था और उनका टेस्ट किया गया था। ओके, थ्रू टेस्टिंग ऑफ ब्लड सेरम ऑफ इंडिविजुअल्स। ना आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है 20 लाख करोड़ इकोनॉमिक पैकेज। करोड़, प्लीज रेक्टिफाइड। 20 लाख करोड़ का प्रधानमंत्री ने इकोनॉमिक पैकेज दिया है। उस पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है वो हम देखते हैं।
तो सबसे पहले MSMEs, जैसा कि मैंने बताया MSMEs सबसे ज़्यादा जॉब जनरेट करती हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जाता है, सारे अटेंशन उन्हीं को दी जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलेटरल फ्री लोन्स, ओके। तो 3 लाख करोड़ इसके लिए अलोकेट किए गए आउट ऑफ 20 लाख करोड़। ये किस किस को मिलेगा? जिनका आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ से ज़्यादा है, या फिर जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ है, ओके, इनको ये कोलेटरल फ्री लोन्स मिलेंगे। ना स्ट्रेस्ड MSMEs जो कि लोन नहीं चुका पा रहे हैं, उनके लिए 20,000 करोड़ का पैकेज दिया गया है, ओके। इसमें NPAs भी अवेलेबल, NPAs भी एलिजिबल हैं। अगर आप NPA हैं, आप अपना लोन नहीं चुका पाए 90 दिन तक, तो भी आप इस पैसे के थ्रू लाभ ले सकते हैं, ओके। ना फंड ऑफ फंड्स, एक 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का एक फंड बनाया जाएगा टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन द मार्केट। नाउ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि MSMEs का अभी तक क्लासिफिकेशन जो होता था उसको चेंज कर दिया गया है। नाउ जो माइक्रो यूनिट की डेफिनेशन है वो है या तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होना चाहिए या टर्नओवर 5 करोड़ होना चाहिए, ओके। नाउ स्मॉल यूनिट जो होती हैं उनकी डेफिनेशंस क्या हैं? इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीज़ एंड टर्नओवर 50 करोड़ रुपीज़। नाउ जो मीडियम यूनिट है उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 10 से 20 करोड़, और जो टर्नओवर होना चाहिए वो होना चाहिए 100 करोड़। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, आपका मतलब मान लीजिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और आपका जो टर्नओवर है वो 40 करोड़ है, तो आप स्मॉल यूनिट में नहीं आएंगे क्योंकि आपने जो टर्नओवर क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं किया, आप माइक्रो यूनिट में ही आएंगे, ओके। नाउ ग्लोबल टेंडर्स को रोक दिया गया है। अगर आप 200 करोड़ का गवर्नमेंट टेंडर दे रही है तो वो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को ही दिया जाएगा। स्ट्रेंथनिंग ऑफ मार्केट, क्योंकि बिजनेसेस बंद हैं, मार्केट सप्लाई चेन रुक गई है, तो हमको मार्केट पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। नाउ लिक्विडिटी रिलीफ फॉर EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, द गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ करेगी 2,500 करोड़ फॉर दिस, ओके। नाउ NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनको 30,000 करोड़ का लिक्विडिटी पैकेज मिला है। ऑल्सो 45,000 करोड़ और इंजेक्ट किए जाएंगे थ्रू पार्शियल गारंटी स्कीम 2.0, इन विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बियर फर्स्ट 20% लॉस। सो आपको लग रहा होगा कि पार्शियल गारंटी स्कीम क्या है। पार्शियल गारंटी स्कीम में क्या था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, PSBs हैं, उनको जो पूल्ड प्रोजेक्ट्स थे, हाईली रेटेड पूल्ड प्रोजेक्ट्स, हाई रेटेड पूल्ड प्रोजेक्ट्स सच एस, जैसे कि बिल्डिंग्स होती हैं, हाउस बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी मल्टीज देखी होंगी आपने, उसमें लोगों का पैसा लगा होता है, तो पूल्ड प्रोजेक्ट जहाँ पे पैसा पूल किया जाता है, उनको PSBs एक्वायर कर सकते थे, और अगर उसमें कोई लॉस होता था तो उसका 10% अमाउंट या फिर 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपीज़, विच एवर इज़ लेस, इसका जो भी भुगतान होता था वो गवर्नमेंट उठाती थी। मतलब ये लॉस गवर्नमेंट अपने सर ले लेती थी। तो ये थी पार्शियल गारंटी स्कीम। इसमें PSBs थे, PSBs को अलाउड थी, और हाउसिंग कॉरपोरेशंस को, हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो होते हैं उनके लिए ये स्कीम थी। तो अब गवर्नमेंट 20% लॉस लेने के लिए तैयार है इस स्कीम के थ्रू। नाउ डिस्कॉम्स, 90,000 करोड़ विल बी इंजेक्टेड फॉर द डिस्कॉम्स, ओके। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फ़ायदा दिया गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट से ट्रांसपोर्ट रेलवे सेक्टर्स में, उनको 6 महीने के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। ना जो रेरा प्रोजेक्ट्स थे, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, पेंडिंग प्रोजेक्ट शैल बी एक्सटेंडेड फॉर 6 मंथ्स, ऑल्सो रजिस्ट्रेशन डेट शैल बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। तो हर चीज़ 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। ना मूविंग फॉरवर्ड, टैक्सेशन में छूट दी गई है। जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है, TCS रेट्स होती हैं, उनको 25% से रिड्यूस कर दिया गया है, 25%, ओके। और ये मार्च 2021 तक लास्ट करेगा। ना जो रिफंड्स थे नॉन कॉरपोरेट बिजनेसेस के लिए और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स के लिए, उनको जल्द ही देने के लिए कहा गया है। द ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स एक्सटेंडेड टू 30 नवंबर 2020। अब आप अपना इनकम टैक्स 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। और विवाद से विश्वास स्कीम
को पोस्टपोन कर दिया गया है 31 दिसंबर 2020। विवाद से विश्वास स्कीम क्या थी? It was announced during the Union Budget 2020 for taxpayers whose direct tax demands are locked in dispute in multiple forums can pay due taxes and get a complete waiver of interest and penalty. Okay? तो अगर आप पे कोई केस चल रहा है या डिस्प्यूट है आपके टैक्स को लेके, तो आप ड्यू टैक्सेस दीजिए और सारे इंटरेस्ट और पेनल्टी वेव ऑफ कर दी जाएंगी। तो ये हमारा ख़त्म होता है आज का करंट अफेयर्स मॉड्यूल। इस मंथ के एड में हम अपने मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन निकालने वाले हैं, तो प्लीज़ हमको डेली फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और इस PDF के कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। थैंक यू। ऑल्सो बावाइस एक नया इनिशिएटिव लेके आ रहा है, एक ऐड विच इज़ अ क्वेश्चन अ डे। इसमें आप अपना कोई सा भी एक क्वेश्चन चूज़ कीजिए खुद से, उसका आंसर लिखिए और वो इवैल्यूएशन हम लोग करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो प्लीज़ जॉइन दिस इनिशिएटिव। वी विल स्टार्ट दिस इनिशिएटिव बाय नेक्स्ट Monday. Okay, so remember this day. Thank you.